हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू नीट अल्टीमेटम। आज हम शुरू करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, हम लोग यूनिट वाइज सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप लोग को यूनिट वाइज सिलेबस आखिरी में फ्रूटफुल होगा। क्योंकि आप लोग को जैसा कि आप लोग यूनिट कंप्लीट करते जाओगे, यूनिट वाइज सिलेबस आप लोग कंप्लीट करते जाओगे, यूनिट टू यूनिट आप लोगों को इंटरेस्ट आने लगेगा। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड। मैं आप लोगों को हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वो कितने क्वेश्चन कैरी करता है वो बताना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग नीट एस्पिरेंट्स हो, फ्यूचर डॉक्टर्स हो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि चैप्टर वेटेज, एक चैप्टर का वेटेज कितना है। बट यू डोंट डू दैट कि आप लोग वेटेज वाइज प्रिपरेशन कभी मत करिए। सिर्फ मैं आप लोगों को वेटेज इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर, लिविंग वर्ल्ड। हाँ, लिविंग वर्ल्ड में एक क्वेश्चन आता है नीट एग्जाम में। हमारा फर्स्ट टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड का फीचर्स ऑफ लिविंग। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँ, एफडीज प्लीज़ आप लोग लिविंग को डिफाइन करिए। हियर एफडीज मीन्स फ्यूचर डॉक्टर्स। ओके, मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँ, एफडीज प्लीज़ डिफाइन व्हाट इज़ लिविंग। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि लिविंग को डिफाइन करिए, तो आप लोग कैसे डिफाइन करोगे? एज पर एनसीईआरटी वी हैव टू वेज टू डिफाइन लिविंग। फर्स्ट इज features based definition and the second is philosophical definition. Okay, what is philosophical definition? आप लोग पूछोगे मैम व्हाट इज़ philosophical definition? philosophical definition in the sense like हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम क्यों जी रहे हैं। बट एज यू नो at this point of time we must not focus on philosophical definition, rather than we will look up to features based definition. सो एज साइंटिफिक व्यू से हम लोग क्या करेंगे, फीचर्स बेस्ड डेफिनेशन। अब आप लोग पूछेंगे साइंटिफिक व्यू क्या है। सो साइंटिफिक व्यू इन द सेंस वी डिफाइन लिविंग विद द हेल्प ऑफ फीचर्स। हम फीचर्स के बेस पे बात करेंगे लिविंग की, रादर देन हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम इस पर बात नहीं करेंगे, फीचर्स बेस्ड डेफिनेशन पे बात करेंगे। सो विद दिस लेट्स रन टू नेक्स्ट स्लाइड, फीचर्स ऑफ लिविंग। अब आप लोग पूछोगे कि मैम आप बोले कि लिविंग को हम फीचर्स बेस्ड डेफिनेशन दे रहे हैं, लेकिन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लिविंग? तो देखिए, फीचर्स ऑफ लिविंग: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, माउंट सूटेबल रिस्पॉन्स, सेल्फ ऑर्गेनाइज। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, अपने खुद की कॉपी बनाना, माउंट सूटेबल रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स माउंट करना, देन सेल्फ ऑर्गेनाइज, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना। ये सब क्या है, फीचर्स ऑफ लिविंग। लेकिन हम ये चैप्टर में, दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड में, हम ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस ज़्यादा इसको प्रेफरेंस देंगे और डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को अब फीचर्स ऑफ लिविंग स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट देना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग वो पॉइंट अच्छे से माइंड में बिठा लिए एंड आप लोग अच्छे से उसको आप अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर लिए, अच्छे से आप उसका डेफिनेशन समझ लिए, आप अच्छे से उसको हर चीज़, हर तरीके से, हर एस्पेक्ट से आप अच्छे से समझ लिए, तो आप लोगों को फीचर्स ऑफ लिविंग ईजी हो जाते हैं। जो हम लोग ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस पढ़ने वाले हैं, आप लोगों को ये 4 फीचर्स ईजी हो जाते हैं अगर आप लोग ये वाला जो मैं आप लोगों को डेफिनेशन देने वाली हूँ, अगर वो आप लोग अच्छे से समझ लिए। मेरा ये बोलने का एम क्या है, मैं आप लोगों को डेफिनेशन देने से पहले इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आप लोग अगर लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करने से पहले सम आर रिपीटर्स, जो फ्रेशर्स भी होंगे, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं एक बार एनसीईआरटी की अगर ग्लांस भी करें, आप लोग एनसीईआरटी को एक बार रीड भी करें, तो आप लोगों को ये दिखेगा कि ग्रोथ इज़ डेफिनेशन, ग्रोथ इज़ डिफाइनिंग फीचर of living, growth is not regarded as defining feature of living organism, and metabolism is regarded as defining feature. तो आप लोग हर बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज होता है, व्हाट इज दिस डिफाइनिंग फीचर, ये डिफाइनिंग फीचर क्या है। सो हम लोग आज पहले डिफाइनिंग फीचर को अच्छे से समझेंगे, देन वी विल लुक अप टू द फीचर्स ऑफ लिविंग। सो देखो, डिफाइनिंग फीचर्स, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स दैट फीचर, ऐसा फीचर जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना चाहिए, द फीचर दैट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होना चाहिए। सो व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा फीचर है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एब्सेंट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम ऐसे फीचर को डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूँ एफडीज व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर, तो आप लोग बोलोगे मैम द फीचर दैट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एब्सेंट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। Okay, with this let's focus on our first defining feature. I cannot say defining feature, sorry. The first feature of living, that is growth. Growth, what is growth?
ग्रोथ क्या है? इट इज़ परमानेंट, इरिवर्सिबल, प्लीज़ फोकस हियर, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। ऐसी इंक्रीज इन साइज जो इरिवर्सिबल है, जो परमानेंट है, जो फिक्स हो गया, जो फिर से हम रिवर्स नहीं कर सकते, हम ऐसे इंक्रीज इन साइज को हम ग्रोथ बोलेंगे। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँ, एफडीज प्लीज़ आंसर द क्वेश्चन। इफ़ अ वुड प्लेस्ड इन वाटर, अगर हम एक लॉक को पानी में डाल देंगे तो उसका साइज़ इंक्रीज होगा, राइट? तो क्या मैं उसको ग्रोथ रिगार्ड कर सकती हूँ, वेदर इट इज़ ग्रोथ और नॉट? प्लीज़ आप लोग सोचिए। आई विल गिव यू 3 seconds फॉर दिस। 1 2 and 3। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू। अगर आप लोग एक लकड़ी को पानी में डालोगे, इट विल इंक्रीज इन साइज, बट अगर हम उसको पानी में से निकाल देंगे तो पॉसिबिलिटीज आर देयर कि इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल, नॉट ओरिजिनल बट समहाउ वो पानी निकल के उसका साइज डिक्रीज हो सकता है। सो वेदर तो मैं क्या आप लोग ऐसी ग्रोथ को ऐसे इंक्रीज इन साइज को ग्रोथ बोल सकते हो? तो प्लीज़, अगर पानी बाहर निकल रहा है, इट इज़ चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज, तो इट इज़ नॉट इरिवर्सिबल, राइट? इट इज़ रिवर्सिबल, रिवर्स हो रहा। सो वी कैन नॉट से इट इरिवर्सिबल, दैट इज इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ग्रोथ। अगर मैं आप लोगों से सेकेंड क्वेश्चन करूँ, एफडीज प्लीज आंसर वेदर एक्सपेंशन ऑफ लीव इज ग्रोथ और नॉट? येस, इट इज़ ग्रोथ, बिकॉज अगर एक लीव एक्सपैंड हो गई तो इट विल नॉट रिड्यूस इट्स साइज। अगर फिर से वो उसका साइज रीगेन नहीं कर सकती क्योंकि उसका लीव एक्सपैंड हो गया है, उसका लीफ एक्सपेंशन हो गया। सो येस, लीफ एक्सपेंशन इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ बिकॉज इट इज़ इरिवर्सिबल एंड परमानेंट इंक्रीज इन साइज। तो हम ग्रोथ को बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। अगर आप लोगों को फिर भी डाउट है, यू पीपल कैन आस्क मी एनी टाइम। सो वी हैव ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ये क्या है? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? ग्रोथ के। ओके, देन ग्रोथ इन लिविंग एंड ग्रोथ इन नॉन लिविंग। ग्रोथ लिविंग में कैसी होती है, ग्रोथ नॉन लिविंग में कैसी होती है? प्लीज एफडीज फोकस हियर, प्लीज। इंट्रिंसिक ग्रोथ अकर्स इन लिविंग, राइट? लिविंग में कैसे होती है? अंदरूनी ग्रोथ होती है। हम लिविंग है, क्या हमारी डिपॉजिशन से हमारी ग्रोथ होती है? नहीं होती, हमारी इंट्रिंसिक अंदरूनी ग्रोथ होती है हमारी। बट कन्वर्सली ग्रोथ इन नॉन लिविंग, जैसे कि माउंटेन्स है, बॉल्डर्स है, उन लोगों की ग्रोथ कैसी होती? ड्यू टू डिपॉजिशन और एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस। इसीलिए किस नॉन लिविंग में ग्रोथ होती है? क्या है? एक्सटेंसिव ग्रोथ है। जैसे कि माउंटेन्स फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू एक्यूमुलेशन उसकी क्या होता? साइज इंक्रीज होते जाता। तो यहाँ पर साइज इंक्रीज हो रहा, राइट? तो यहाँ पर कैसी ग्रोथ हो रही है उनकी? एक्सटेंसिक ग्रोथ हो रही। इंट्रिंसिक लिविंग में है एंड एक्सटेंसिक नॉन लिविंग में है। नॉन लिविंग के एग्जाम्पल माउंटेन एंड बोल्डर्स। ओके, मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाऊँगी क्योंकि एनसीईआरटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर नीट। आप एनसीईआरटी को ज़्यादा फोकस करिए। अगर आप लोग सुपरफिशियली एनसीईआरटी पढ़ के चले जाओगे तो आप लोग सिर्फ सुपरफिशियल 60 to 65 क्वेश्चन ही आंसर कर पाओगे। अगर आप लोग अच्छी अंडरस्टैंडिंग से अगर आप लोग हर चीज़ अच्छे से पढ़ोगे विद गुड अंडरस्टैंडिंग, तो आप लोगों को गेटिंग 350+ इज़ वेरी नॉट ईजी, बट it is possible if you do it with good understanding, not just superficially कि खाली आप रट्टा मार के चले गए। रट्टाफिकेशन will not give you good results. so please आप लोग फोकस करिए। मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रही हूँ। अगर आप लोगों को डाउट है कुछ मुझसे, अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझने नहीं आ रहा, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है? सो प्लीज़ एवरीज फोकस हियर, लेकिन आप लोग का फोकस सिर्फ स्क्रीन पे होना चाहिए। प्लांट ग्रोथ एंड एनिमल ग्रोथ। अब ग्रोथ प्लांट्स में कैसी होती है एंड ग्रोथ एनिमल्स में कैसी होती है? प्लांट में ग्रोथ इट अकर्स एट फिक्स्ड लोकेशन। आप लोगों को तो पता होगा, राइट, कि प्लांट में ग्रोथ फिक्स लोकेशंस पे होती है। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इज मेरिस्टम्स, अपाइकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम, एलोंगेशन में अपाइकल मेरिस्टम, इसके बाद लैटरल मेरिस्टम फॉर ग्रिथ। तो यहाँ पर से हम समझ सकते हैं कि प्लांट में क्या है? लोकलाइज्ड है ग्रोथ, दैट इज इट इज़ फिक्स्ड, एक लोकेशंस पे है। एंड प्लांट में ग्रोथ अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड ग्रोथ हम किस में देख सकते हैं? सिर्फ प्लांट्स में देख सकते हैं। क्या हमारे पास, क्या हम लिविंग में हम अनलिमिटेड ग्रोथ दे सकते हैं? नो, हमारे सिर्फ एक सर्टेन एज तक ग्रोथ दिखती है, लेकिन प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एनिमल ग्रोथ डजेंट अकर एट फिक्स लोकेशन एंड इज यूनिफॉर्म ग्रोथ। यहाँ पर अगर आपका स्टमक इंक्रीज करा साइज में तो उसका पूरा स्टमक
इंक्रीज करेगा, यूनिफॉर्म ग्रोथ होगी रादर देन उसका एक पार्ट इंक्रीज करेगा. सो यहाँ पर आप लोगों की एनिमल ग्रोथ में यूनिफॉर्म ग्रोथ दिखेगी, राइट, एंड इट इज़ लिमिटेड ग्रोथ इन एनिमल. ओके, अब आप लोग समझ गए प्लांट ग्रोथ एंड एनिमल ग्रोथ. देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिसेल्युलर ग्रोथ एंड मल्टीसेल्युलर ग्रोथ. ओके, देन यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर आप लोग को इसका डिफ्रेंसिएशन तो पता होगा, राइट. ओके, देन यूनिसेल्युलर ग्रोथ, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटोप्लाज्म. ओके, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज कंसीडर्ड ग्रोथ. किस में? यूनिसेल्युलर में. अगर हम इंक्रीज करें प्रोटोप्लाज्म को तो इट इज़ कंसीडर्ड एज ग्रोथ इन यूनिसेल्युलर, राइट. ओके, देन इन मल्टीसेल्युलर ग्रोथ अकर्स बाय सेल डिवीजन. मल्टीसेल्युलर में क्या होता है, एक सेल डिवाइड करती है टू प्रोड्यूस मोर सेल्स. ग्रोथ अकर्स बाय सेल डिवीजन. लेकिन इन यूनिसेल्युलर प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ को हम क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक इंक्रीज को हम ग्रोथ कंसीडर कर लेते हैं, बट मल्टीसेल्युलर में ग्रोथ बाय सेल डिवीजन. ओके, देन यहाँ पर आप लोग मेन पॉइंट्स है प्लीज़ फोकस करिए. यूनिसेल्युलर में इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज इंक्लूसिव इवेंट, दैट इज सेम. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे बोथ आर सेम इवेंट्स. अब आप लोग ये कैसे समझे, व्हाट इज इंक्लूसिव, ठीक है सेम, बट कैसा सेम है, आप लोगों को कैसा लग रहा कि इट इज़ सेम इवेंट. ओके, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि हाउ इट इज़ इंक्लूसिव इवेंट, कैसा आप लोग उसको इंक्लूसिव इवेंट बोल सकते हैं इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. ओके, देखिए ये है सेल. ओके, राइट, हम क्या बोले, यूनिसेल्युलर में ग्रोथ कैसा हो रही, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, राइट. इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज कंसीडर्ड एज ग्रोथ इन यूनिसेल्युलर. आप लोगों को ये तो पता है. देन व्हाट अबाउट मल्टीसेल्युलर, इन मल्टीसेल्युलर सेल डिवीजन. ओके, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, ओके, सेल का ग्रोथ हो गई, राइट. तो ये क्या है, इट इज़ कंसीडर्ड एज ग्रोथ, राइट. इट इज़ ग्रोथ. इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज ग्रोथ इन यूनिसेल्युलर. ओके, वेरी गुड. देन हियर what is this, it is cell division, right. Cell divides, cell division. Okay, cell is dividing to produce more cells. This is cell division. Okay, वॉट वी हैव स्टडीड अबव, हम यहाँ पर ऊपर क्या पढ़े थे, ओके, यहाँ पर हम ऊपर ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, दैट इज इंक्रीज इन मास, राइट. इंक्रीज इन मास हो रहा है, वी आर कंसीडरिंग इट एज ग्रोथ. एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, यहाँ पर 2 सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1 सेल से, राइट. तो यहाँ पर देखिए इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स भी हमें दिख रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज ग्रोथ, राइट. इट इज़ ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, तो ये भी क्या है, ग्रोथ है. So that is the reason in unicellular organism we are uncertain about growth and reproduction. Cell division itself is a mode of reproduction, right. तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा ना, सेल क्या कर रहा, रिप्रोड्यूस कर रहा मोर सेल्स को. सेल डिवीजन इज एक्चुअली रिप्रोडक्शन, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, हम ग्रोथ के क्राइटेरिया क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म हम ग्रोथ कंसीडर कर लिए. देन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स भी हमें दिख रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज ग्रोथ. तो यहाँ पर हम दो भी केस में हमें ग्रोथ दिख रही, दैट इज ग्रोथ इज सेम इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. दैट इज द रीज़न हम बोलते हैं कि इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स we are in unicellular organism growth and reproduction are inclusive events. Okay, then in multicellular organism में देखिए क्या आप लोगों को ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव इवेंट दिखता है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में. अब हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मल्टीसेल्युलर का हम एग्जांपल लेंगे, दैट इज सीड, राइट. ये है एक सीड. ओके, देन सीड विल गिव प्लांट, राइट. दिस इज प्लांट, आई एम सॉरी, my drawing is actually okay, wait, I will draw it good. देखिए ओके, सीड हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम क्या करें, सीड को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करें, सीड को एग्जाम्पल कंसिडर करें. ओके, राइट, हम सीड को कंसिडर कर लिए. व्हाट नेक्स्ट, अब सीड से प्लांट आ गया, ठीक है. यहाँ पर क्या हुई, ग्रोथ हुई, राइट. सीड ग्रोथ करके तो प्लांट बनेगा ना. Okay, right ma'am, you are right, growth. Then if a plant gives flower, if plants give flower, it is growth? No, it is reproduction, right. Okay, yes ma'am, this is reproduction. Then देखो, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, प्लीज आंसर. क्या आप लोगों को ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइम पीरियड पे दिख रहे क्या आप लोगों को ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अलग अलग आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
Yes or no? If yes, then हाउ कैन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बी इंक्लूसिव. इफ़ आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को टाइम बेस्ड पे, देन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स. क्या है? डिफरेंट इवेंट्स है. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेल्यूलर. सो यहाँ पर देखिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हमको अलग टाइम पीरियड पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. किसमें? इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. दैट इज़ द रीज़न वी से इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म growth and reproduction are exclusive events, that is different events. With this, okay, let's conclude this slide. Unicellular growth है, increase in protoplasm को हम consider करें growth. In multicellular cell division, right? But in unicellular single cell organism, growth and reproduction are inclusive event. Okay, then in multicellular organism, growth and reproduction are exclusive event, different events. Okay, right. Then so we conclude that growth is not defining, please focus here please, not defining feature of living organism. अब इसके reasons क्या है मैम? It occurs in non-living organism, right? Mountains, boulders, and it occurs only in some living organism. So with this we have concluded our first feature of living, that is growth, and it is not defining feature. ये defining feature नहीं आया क्योंकि हमें रीज़न पता हो गया एंड हम पूरा अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर लिए यूनिसेल्युलर ग्रोथ को, मल्टी सेल्युलर ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ, एनिमल ग्रोथ, ग्रोथ इन लिविंग, ग्रोथ इन नॉन लिविंग, एंड ग्रोथ की डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. सो ओके, देन मैं आप लोगों को एनसीईआरटी भी साथ साथ कराना चाह रही हूँ क्योंकि आप लोग को अल्टीमेटली लास्ट में एनसीईआरटी पढ़ना होता है. सो इट विल पैनिक सम स्टूडेंट्स. सो मैं आप लोगों को साथ ही साथ एनसीईआरटी भी कराऊंगी. ठीक है. How wonderful is the living world? The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts, or hot springs, leave us speechless. The beauty of galloping hordes of migrating birds. एक गुच्छा जाता है ना बर्ड्स का, वैसा. The valley of flowers or attracting shark evokes awe and deep sense of wonder. द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता एंड कॉपरेशन, कॉपरेट भी करते, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, right? And population makes up a community, and among populations of a community and even molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life. तो हमें क्या है, इन सब चीज़ों से हमें लाइफ क्या है हमें ये जानने का इंटरेस्ट आता है. ओके, दिस क्वेश्चन हैज टू implicit questions within it. The first is technical one and seeks answer to what is living as opposed to non-living. Okay, and the second is philosophical one and seeks answer to what is the purpose of life. As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. ठीक है. सो मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों को ये वाला स्लाइड ये वाला एनसीईआरटी का पैरा अच्छे से समझने आया. अगर आप लोगों को नहीं भी आया, इट्स ओके. हर चीज़ फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में समझने आना इट इज़ नॉट पॉसिबल भी है. अगर सपोज आप लोगों को 10% 2% में मान भी लो, अगर आप लोग कितने भी परसेंट भाई, हर किसी के अलग अलग लर्निंग, हर किसी के अलग अलग लर्निंग क्रिएटिविटीज़, लर्निंग की भी क्रिएटिविटी रहती है, हर कोई अलग अलग तरीके से पढ़ते. सो अगर आप लोगों को समझ में नहीं भी आया, इट्स ओके. सो आप लोग मुझसे कभी भी कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी. ठीक है. प्लीज़ डोंट फील नर्वस टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन बिकॉज यू मस्ट नॉट हैव हेसिटेशन टू आस्क अ क्वेश्चन टू योर मैम. अगर आप लोग का हेसिटेशन आप लोग की मैम के सामने होगा, देन आप लोग लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आप लोगों को फियरलेस होना पड़ेगा टीचर्स के सामने, तो आप लोग यू विल अचीव अ गुड हाइट. ओके, ठीक है. लेट्स फोकस ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड. ओके, व्हाट इज लिविंग? When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organism, right? Growth, reproduction, ability to sense environment, mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism. One can add few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact, and emergence to the list. Let us try to understand each of these. Okay, all living organisms grow. Increase in mass, and increase in number of individuals are twin characteristics of growth. Okay, right? A multicellular organism
grow. Okay, a multicellular organism grows by cell division. Then plants continue growth throughout the lifespan. In animals, this growth is seen up to a certain age, right? However, cell division occurs in certain tissues to replace lost cells. हम बोल रहे हैं कि इन एनिमल्स ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज, बट ऐसा नहीं है कि हमें ग्रोथ दिखेगी नहीं. टू रिप्लेस सर्टेन लॉस्ट सेल्स, यहाँ पर हमें सेल डिवीजन दिखेगा. ओके, सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज, जो टिश्यूज वहाँ जहाँ पर सेल्स लॉस्ट हो गए, टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स वी कैन सी सेल डिवीजन इन देयर इन सर्टेन टिश्यूज. तो ये एनिमल्स में आप लोगों को दिखेगा. बट इन प्लांट्स continuously plants grows continuously throughout the lifespans. Unicellular organism also grow by cell division. One can easily observe this in vitro culture by simply counting the number of cells under the microscope. आप लोग in vitro lab में क्या करो, सिर्फ number of cells count कर लो तो आप लोग को क्या होगा, आइडिया हो जाएगा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में माइक्रोस्कोप के थ्रू. देन इन majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive event. Please note here these are mutually exclusive events. ठीक है. Then one must remember that increase in body mass is considered growth. अगर हम body mass का increase consider करें growth को, non living objects also grow if we take increase in body mass as criterion for growth, right? non living objects भी grow होते हैं अगर हम increase in body mass criteria कर लिए growth का. mountains, boulders, sand moulds do grow. However, this kind of growth exhibited by non living objects is by accumulation of materials on the surface, right? accumulation, जो मटेरियल्स का accumulation हो रहा है उसकी वजह से माउंटेन्स का साइज इंक्रीज हो रहा है, दैट इज नॉन लिविंग. तो हम इसकी वजह से accumulation ऑफ मटेरियल्स की वजह से हमें ग्रोथ दिख रही. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, इंट्रिंसिक ग्रोथ दिख रही किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में. ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसलिए ग्रोथ कैन नॉट बी प्लीज नोट हियर, कैन नॉट बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. Conditions under which it is observed in all living organisms have to be explained. Then we understand that is a characteristic of living organism. Then a dead organism does not grow, right? A dead organism does not grow. Everyone knows this कि dead organism does not grow. ठीक है. तो हमारा यहाँ पर properly growth complete होता है. So let's focus on our next feature, that is reproduction. What is reproduction? It is a biological process to produce young ones of its ओन काइंड. हमारे ओन काइंड के यंग वंस को प्रोड्यूस करना, इट्स अ बायोलॉजिकल थ्रू बायोलॉजिकल प्रोसेस. हम इसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं. रिप्रोडक्शन का मीनिंग आप लोगों को पता है. सो लेट्स फोकस ऑन मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रादर दैन मैं आप लोगों को जो पता है मैं आप लोगों को हर चीज़ एक बार एक्सप्लेन करूँगी. लेकिन आप लोगों को रिप्रोडक्शन हर किसी को पता है. 6th क्लास से आप लोगों को रिप्रोडक्शन पता है. आजकल बच्चों को उससे पहले भी पता है. इट इज़ वेरी गुड. हर किसी को हर चीज़ की नॉलेज होना इट इज़ वेरी वेरी गुड. बट इसीलिए मैं आप लोगों को रिप्रोडक्शन के अगर डेफिनेशन पे स्ट्रेच करी तो आप लोग को कुछ चीज़ पता है तो आप लोग बोर भी होते जाओगे. सो रादर दैन दिस आई विल फोकस ऑन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स. तो प्लीज़ अगर आप लोगों को कुछ भी अगर मेरी टीचिंग स्किल्स में भी अगर आप लोगों को यू वांट एनी इम्प्रूवमेंट यू कैन प्लीज़ रिकमेंड मी. आई एम गोइंग टू टेक एवरीथिंग सो पॉजिटिव because I am expecting good results from you people. That is my aim, that is my motive. We are here to achieve the dreams rather than doing इधर उधर की चीज़ें. So with this let's focus on our studies. Here we consider sexual reproduction as main type of reproduction as it leads to variations. आप सबको पता है sexual reproduction leads to variation. That is the reason हम sexual reproduction को main type of रिप्रोडक्शन कंसिडर करें. लेकिन हमारे पास एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी है, राइट? सो बट वी हैव अनदर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मेन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कंसिडर करें. ठीक है. आप लोग को अब आप लोग ये जो मैं पढ़ा रही हूँ अगर आप लोग बहुत ज़्यादा लाइट हो गए फ्रीली माइंड पढ़ोगे तो आप लोग NCERT पढ़ने आप लोग को शायद प्रॉब्लम हो. अगर आप लोग ये जो मैं पढ़ा रही हूँ अब अगर आप लोग अच्छे से फ्रीली माइंड हो गए अच्छे से पढ़ लिए सब अच्छे से समझ लिए then it will आप लोगों को अच्छे से NCERT समझने आएगी. सो विद दिस रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म. रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म में आपको कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दिखता? मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोगों को दिखेगा, राइट? तो देखिए ईस्ट एंड हाइड्रा में आपको बडिंग दिख रही, प्लानेरिया में ट्रू रीजनरेशन,
फंगाई, फिलामेंटस एल्गे, प्रोटोनम ऑफ मॉसेस में फ्रैगमेंटेशन दिखेगा, ठीक है। अब आपको रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म में आपको एसेक्सुअल, मेनली एसेक्सुअल दिख रहा। ईस्ट हाइड्रा, प्लानेरिया, दिस ऑल आर क्या है, लोअर ऑर्गेनिज्म में। एंड बडिंग, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, दीज आर ऑल अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ठीक है, रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म इज मेनली एसेक्सुअल टाइप। अब आप लोग पूछोगे मैम व्हाट इज टू रीजनरेशन। अगर एक पार्ट उसका, अब सपोज टेल है उस, सॉरी लिजर्ड है, अगर उसकी टेल कट हो गई तो टेल विल गिव राइज टू न्यू लिजर्ड एंड द बॉडी पार्ट विदाउट टेल विल रीजनरेट इट्स टेल। तो इसको हम बोलते हैं टू रीजनरेशन, ठीक है। अगर आप लोग को ये समझने आ गया तो ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन सम हायर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या है, म्यूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। हमें इन 3 एग्जाम्पल्स में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिख रहा। एंड यहाँ हम ऊपर स्लाइड में पढ़े कि लोअर ऑर्गेनिज्म में ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में एब्सेंट है, म्यूल में एब्सेंट है, वर्कर बी एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल में एब्सेंट है, ठीक है। आप लोगों को ये बात पता है। तो अब हम रिप्रोडक्शन से कंक्लूड क्या कर रहे हैं, आप लोगों को डेफिनेशन, इट इज़ ओके बायोलॉजिकल प्रोसेस है टू प्रोड्यूस यंग वन। एंड हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मेन टाइप कंसिडर कर रहे हैं, बट वी हैव ए सेक्सुअल ऑल्सो। एंड लोअर ऑर्गेनिज्म में हमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिख रही है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट भी है थोड़े ऑर्गेनिज्म में, हायर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि है म्यूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स में। तो अब देखो कंक्लूजन क्या है। सो वी कंक्लूड दैट रिप्रोडक्शन इज नॉट, प्लीज फोकस, नॉट डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर रिप्रोडक्शन भी नहीं है। क्यों नहीं है, रीजंस। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। लोअर ऑर्गेनिज्म है लेकिन लिविंग है, राइट। तो यहाँ पर दे आर एग्जिबिटिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सम नॉट शो सेक्सुअल, थोड़े तो सेक्सुअल भी नहीं शो करे। तो ये अगर सपोज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ठीक है, अगर हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर कंसिडर नहीं करें, क्यों नहीं करें, रीज़न है कि लोअर ऑर्गेनिज्म में हमें एसेक्सुअल दिख रहा एंड सेक्सुअल एब्सेंट है सम हायर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अगर हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर कंसिडर कर लिए तो डिफाइनिंग फीचर का फर्स्ट डेफिनेशन क्या था कि ऐसा फीचर जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट हो, ठीक है। अगर हम इसको डिफाइनिंग फीचर कंसिडर कर लिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको डिफाइनिंग फीचर कंसिडर कर लिए तो क्या इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स नॉन लिविंग हो जाते हैं, क्या वर्कर भी नॉन लिविंग हो जाती, क्या म्यूल नॉन लिविंग हो जाता, नहीं होता, बिकॉज दे आर लिविंग बट स्टिल क्या है लोग, दे आर नॉट शोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट इज़ द रीज़न हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर कंक्लूड नहीं करते, ठीक है। क्योंकि सम लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म ए सेक्सुअल कर रहे हैं एंड थोड़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट ही नहीं कर रहे, जो है म्यूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। दैट इज़ द रीज़न वी आर एक्सक्लूडिंग रिप्रोडक्शन ऑल्सो इन द लिस्ट ऑफ डिफाइनिंग फीचर्स, ठीक है। ग्रोथ भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है, रिप्रोडक्शन भी नहीं है। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट फीचर, लेट अस फोकस ऑन नेक्स्ट फीचर, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। What is metabolism? First, metabolism consists of two parts, like metabolism includes anabolism and catabolism. Okay, ये तो बेसिक है, आप लोगों को सबको पता है, anabolism and catabolism. Okay, anabolism and catabolism they constitute together metabolism. Anabolism is constructive, metabolism is destructive, right? ठीक है, ये आप लोगों को बेसिक नॉलेज है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों को इतना भी आइडिया है, इट्स ओके। देन इफ ए गिव राइज टू बी एंड पी गिव राइज टू क्यू, ए गिव राइज टू बी, ए इज रिएक्टेंट फॉर बी, राइट। देन पी गिव राइज टू क्यू, पी इज रिएक्टेंट फॉर क्यू प्रोडक्ट। तो ये क्या है, ए गिव राइज टू बी एंड पी गिव राइज टू क्यू, दिस बोथ आर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ओके, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन हम ये साइड से क्या सीखे, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, राइट। देन ए गिव राइज टू बी, पी गिव राइज टू क्यू, दिस बोथ आर metabolic reactions. Okay, very good. Then okay, next slide. Metabolism, group of metabolic reactions। जो हम ये metabolic reactions पढ़े ऊपर, तो ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस का ग्रुप है हम उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, दे कैन बी परफॉर्म्ड आउटसाइड, दे कैन अकर आउटसाइड द सेल, इन वाइट्रो में भी हो सकता है और इनसाइड द सेल इन वीवो में भी हो सकता है, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन, अब ये आप बोल रहे हैं कि ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इज मेटाबॉलिज्म एंड आप बोले कि ए गिव राइज टू बी एंड पी गिव राइज टू क्यू, ये बहुत मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, लेकिन आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मीनिंग ही नहीं समझाया मैम, ठीक है। व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शंस, इनसाइड सेल मेनी केमिकल्स गेट कन्वर्टेड, राइट। अब हमारे सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कन्वर्ट होते रहते हैं, बिकॉज दे हैव टर्नओवर। हम टर्नओवर के बारे में बायोमोलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम में आप लोग जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उतना पढ़िए, और आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़िए, आप लोगों को
काफ़ी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगी, बट आप लोग भी करिए। सेल्फ इंटरेस्ट इज़ द ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। आप लोग अगर सिर्फ बुक्स खोल के बैठ जाओगे तो भी आप लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट आप लोगों को अट्रैक्ट करेगा बुक्स के तरफ, रादर दैन गिविंग मोटिवेशन फॉर आधी क्लास में आपको सिर्फ मोटिवेट करने के बजाय आई वॉन्ट यू पीपल टू मेक यू पीपल फोकस ऑन द चैप्टर्स। अगर आप लोगों को चैप्टर्स अच्छे से समझ आए यू विल लव द सब्जेक्ट, बिकॉज ह्यूमंस हैव द नेचर, अगर आप लोग इंटरेस्ट आए आप लोग लव करते हैं, आप लोग कैसा भी उसको अटेंशन दे के पढ़ोगे। तो मेरा क्या है कि मैं आप लोग को अच्छे से पढ़ाऊँ, दैट इज़ माई एम, दैट्स इट, एंड आई वॉन्ट रिजल्ट्स, दैट्स इट। हमारा यही फोकस है, दैट इज़ वी आर वर्किंग टू अचीव द ड्रीम्स, ओके राइट। अब हम टॉपिक पे आते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। व्हाट आर मेटाबॉलिक रिएक्शंस? अब आप बोलोगे मैम ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस इज मेटाबॉलिज्म, राइट, ओके दैट इज गुड मैम, बट व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शंस? इनसाइड सेल वी हैव मेनी केमिकल्स क्या होते रहते, कन्वर्ट होते रहते। हियर ए गिव राइज टू बी, ए इज रिएक्टेंट फॉर बी प्रोडक्ट, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है कोई रिएक्शन में बी इज रिएक्टेंट फॉर सम Z प्रोडक्ट एंड हियर Q इज रिएक्टेंट फॉर सम Y प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक जो प्रोडक्ट है वो दूसरे रिएक्शन के लिए या दूसरे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए ये जो प्रोडक्ट था वहाँ पर रिएक्टेंट भी बन सकता। सो दे हैव टर्न ओवर, व्हेन केमिकल्स गेट कन्वर्टेड दे हैव अ टर्न ओवर, दिस रिक्वायर। लेकिन ये जो A गिव राइज टू B एंड P गिव राइज टू Q, A रिएक्टेंट B प्रोडक्ट देने में वी रिक्वायर enzymes as catalyst, right, very good, enzymes as catalyst. But what is enzyme? Enzyme is biological protein, enzyme खुद एक biological protein है, and हमें enzyme होना चाहिए as a catalyst because to metabolic reactions में we require enzyme as catalyst, and enzymes themselves are biological protein। हम ये भी बायोमोलिक्यूल्स में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। These reactions, ये ऐसे रिएक्शंस को हम बोलेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ओके। मेटाबॉलिज्म, ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शन में मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी परफॉर्म इन वाइट्रो एंड इन विवो, ओके वेरी गुड। देन मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है हम पढ़ लिए। देन मेटाबॉलिज्म हो गया, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो गया, ओके। बट इसका कंक्लूजन क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस वी हैव कंप्लीटेड, मेटाबॉलिज्म वी हैव कंप्लीटेड। हम फर्स्ट स्लाइड में एनाबॉलिज्म पढ़ लिए, कैटाबॉलिज्म पढ़ लिए, मेटाबॉलिज्म पढ़ लिए, ओके वेरी गुड। मेटाबॉलिक रिएक्शंस पढ़ लिए, उसके एग्जाम्पल समझ लिए, टर्न ओवर, वेरी गुड। देन आप क्या समझे? आई हैवंट कंक्लूडेड, मैं एक ऐसी स्लाइड प्रिपेयर नहीं करी जिसमें आप मेटाबॉलिज्म का कंक्लूजन है ना, क्योंकि मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि मेटाबॉलिज्म में आप लोग क्या कंक्लूड करते हैं, वेदर इट्स डिफाइनिंग फीचर और नॉट। अगर डिफाइनिंग फीचर है तो आप लोग को क्यों है, आप लोग को क्यों दिख रहा है कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है? बिकॉज एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सम केमिकल्स, राइट, स्मॉल और बिग। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल्स से बने हुआ है, एंड केमिकल्स दे गेट कन्वर्टेड, दे हैव टर्नओवर्स है, तो एंड दे रिक्वायर एंजाइम एज कैटलिस्ट। दिस डेफिनेशन इज एग्जैक्टली सेम एज मेटाबॉलिक रिएक्शन, एंड एक तो मेटाबॉलिक रिएक्शन होने से रहना, तो ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन दे आर कंसिडर्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो दैट इन टर्न मीन्स दैट मेटाबॉलिज्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑफकोर्स क्या आपको दिखेगा केमिकल्स कन्वर्ट होते नहीं। तो मेटाबॉलिज्म इज एब्सोल्युटली द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँगी, क्या मेटाबॉलिक रिएक्शंस डिफाइनिंग फीचर है? प्लीज़ सोचिए, मैं आप लोगों को इसके लिए भी 3 सेकेंड्स दूंगी। 1 2 and 3। वाई? अगर आप लोग येस बोल रहे हो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस डिफाइनिंग फीचर है तो आप लोग तो बहुत मार खाने वाले हो। एंड अगर आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं मैम मेटाबॉलिक रिएक्शंस दे आर नॉट डिफाइनिंग फीचर्स, तो मैं आप लोगों से पूछूंगी रीज़न वाई आर यू सेइंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर नॉट डिफाइनिंग फीचर? क्योंकि मैं फर्स्ट तो आप लोगों को डिफाइनिंग फीचर को एक्सप्लेन करी, मैं आप लोगों को शायद 2 to 3 टाइम एक्सप्लेन करी डिफाइनिंग फीचर। देन हम ग्रोथ अच्छे से पढ़े, रिप्रोडक्शन अच्छे से पढ़े, कंक्लूजन्स पढ़े। बट मैं मेटाबॉलिज्म का आप लोगों से राय लेना चाहती हूँ, ठीक है। मेटाबॉलिज्म हो गया, वेरी गुड। देन मेटाबॉलिक रिएक्शंस वेदर इट्स डिफाइनिंग और नॉट। डिफाइनिंग फीचर क्या है? फर्स्ट डिफाइनिंग फीचर ऐसा फीचर जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट हो, ओके वेल एंड गुड। मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस that can occur in outside the cell in vitro and inside the cell in vivo, right? ऐसे रिएक्शंस जो आउटसाइड द सेल भी हो सकते हैं, इनसाइड द सेल भी हो सकते हैं,
ओके, इतना आप लोगों को कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस लिविंग भी है एंड नॉन लिविंग भी है। लिविंग क्यों बोला जाता? लिविंग बिकॉज दे कैरी आउट बाय एंजाइम एंड एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल प्रोटीन्स। ओके, वेरी गुड। अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आया, प्लीज़ फोकस योर एफडीज प्लीज़। ओके, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम लिविंग भी बोल सकते हैं, नॉन लिविंग भी बोल सकते हैं। लिविंग क्यों? बिकॉज दे आर कैरिड आउट बाय एंजाइम्स, एंजाइम्स आर देमसेल्फ बायोलॉजिकल प्रोटीन। वेरी गुड। देन नॉन लिविंग क्यों है? नॉन लिविंग बिकॉज अक्करिंग आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर हो रहा, तो इसीलिए हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को नॉन लिविंग भी कंसिडर करते हैं। अब ठीक है, हम मेटाबॉलिज्म पढ़ लिए, मेटाबॉलिक रिएक्शंस पढ़ लिए, दे आर अगेन अगर आउटसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, लिविंग, नॉन लिविंग, सब हो गया। अब मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि मेटाबॉलिक रिएक्शन डिफाइनिंग फीचर है या नहीं? नो, दे आर नॉट डिफाइनिंग फीचर। हाउ कैन मेटाबॉलिक रिएक्शंस? यस, मेटाबॉलिज्म इज एब्सोल्युटली डिफाइनिंग फीचर। मैं आप लोगों को अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दी, बट मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर नॉट डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि ऐसे रिएक्शन जो लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, हम उसको कैसे डिफाइनिंग? नॉन लिविंग में प्रेजेंट है, ओके, लिविंग में तो है, ठीक है, देन नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट है। डिफाइनिंग फीचर वो फीचर है जो नॉन लिविंग में एब्सेंट होना चाहिए। हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को लिविंग भी कंसिडर करते हैं, नॉन लिविंग भी कंसिडर कर रहे हैं, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हाउ कैन यू से दैट मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर डिफाइनिंग फीचर्स? दे आर एब्सोल्युटली नॉट डिफाइनिंग फीचर्स। ओके, ठीक है, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस दे आर नॉट डिफाइनिंग फीचर्स। वेरी गुड। देन ठीक है, ग्रोथ, वेल एंड गुड, रिप्रोडक्शन, ओके, देन मेटाबॉलिज्म, गुड, मेटाबॉलिक रिएक्शंस डिटेलली डन, ओके। देन कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, आप लोग कॉन्शियसनेस को कैसे समझते हैं? व्हाट टाइप ऑफ डेफिनेशन विल यू पीपल गिव फॉर कॉन्शियसनेस? ओके, एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, एक स्टिमुलस का एक रेस्पॉन्स देना, दैट इज कॉन्शियसनेस। उसको हम कॉन्शियसनेस, जो स्टिमुलाई रहता है हम उसको जो रेस्पॉन्स देते, दैट एक्शन इज एक्चुअली कॉन्शियसनेस। देखो, एग्जिबिटेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, दे ऑल एग्जिबिट some kind of consciousness, right? They respond to some kind of stimulus, so they have consciousness ki ability, they have ability to respond to stimuli, and that is themselves consciousness. Okay, that means prokaryotes and eukaryotes, they all have consciousness as a feature. Okay, then हम क्या, prokaryotes and eukaryotes they are living. Okay, prokaryotes and eukaryotes में हमें consciousness दिख रहा है, that means consciousness is present in all living ऑर्गेनिजम्स। एंड कॉन्शियसनेस क्या हमारे पास नॉन लिविंग में आपको कॉन्शियसनेस दिखता? ओके, सबको मालूम है नो नॉन लिविंग कैन शो कॉन्शियसनेस। दैट मीन्स कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, लिविंग डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ओके, राइट, वेरी गुड। देन आपको ह्यूमन बींग्स, आपको ये लाइन एग्जैक्टली एनसीईआरटी से दिखेगी, राइट? प्लीज़ फोकस हियर। ह्यूमन बींग्स आर द ओनली वंस हु हैव सेल्फ, जिसको खुद की सेल्फ कॉन्शियसनेस है, वो कौन से ऑर्गेनिज्म है? ओनली ह्यूमन बींग्स। ओके, देन कॉन्शियसनेस, आप कॉन्शियसनेस में क्या कंक्लूड करें? कॉन्शियसनेस क्या है? एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। फर्स्ट, हमारा डिफाइनिंग फीचर, हमें जानना है कि कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है या नहीं। डिफाइनिंग फीचर रहने के लिए ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना चाहिए, whether it's prokaryotes or eukaryote, everyone have a kind of ability to respond to stimuli, that is self is consciousness, that means कॉन्शियसनेस के कॉन्शियसनेस ये कैरेक्टरिस्टिक है, हर लिविंग में प्रेजेंट है। एंड आप लोगों को सबको पता है नॉन लिविंग दे डोंट हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, दैट मीन्स कॉन्शियसनेस आपको क्लियरली दिख रहा है कि इट इज़ डिफाइनिंग फीचर, एंड ह्यूमन बींग्स आर द ओनली वंस हु हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर 4 फीचर्स ऑफ लिविंग, बट अब एक बार हम कंक्लूजन पे भी ग्लांस ले लेते हैं। डिफाइनिंग फीचर्स के ऊपर हम कंक्लूजन एक बार देख लेंगे, ठीक है। ग्रोथ, इट इज़ नॉट डिफाइनिंग फीचर, राइट? यस, यू नो द रीजंस वाई ग्रोथ क्यों डिफाइनिंग फीचर नहीं है? बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन ओनली सम लिविंग एंड इवन नॉन लिविंग शो ग्रोथ, इसीलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर कंसिडर नहीं कर रहे। देन रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है? सम लोअर ऑर्गेनिज्म शो एसेक्सुअल एंड थोड़े ऐसे हायर ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेक्सुअल ही नहीं है, तो हाउ वी कैन कंसिडर रिप्रोडक्शन एज डिफाइनिंग फीचर? वी कैन नॉट। देन मेटाबॉलिज्म, यस, मेटाबॉलिज्म इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग, और हम नॉन लिविंग में हम दिखता ही नहीं मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इट इज़ डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिक रिएक्शंस लिविंग भी कंसिडर कर रहे हैं, नॉन लिविंग भी, हाउ कैन दे बी डिफाइनिंग? दे कैन नॉट बी डिफाइनिंग, इसलिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर नॉट डिफाइनिंग। ये अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है नीट एग्जाम में।
कि मेटाबॉलिज्म तो डिफाइनिंग है, वेदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर डिफाइनिंग और नॉट, तो इसमें बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग फोकस करके पढ़िए। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ फॉर्म इज डिफाइनिंग फीचर्स। देन नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में आप लोग अभी बताइए, कॉन्शियसनेस सिर्फ लिविंग में है, हर लिविंग में है, और नॉन लिविंग में एब्सेंट है, दैट इज डिफाइनिंग फीचर। इसीलिए मेटाबॉलिज्म, cellular organization and consciousness, these are defining features. These are the defining features that is these are the features that is present in all living and absent in non-living. That is the reason we are calling these features as defining features, right? Okay. एक बार हम NCERT भी कवर कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को कुछ डाउट होगा NCERT में, तो आप लोगों को एक डाउट रह जाता हो, अगर मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी तो आप लोगों को अच्छा हो जाएगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन, लाइफ वाइज इज कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक तो है, क्या आप लोग बोलोगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर, हम पढ़ लिए ये, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक तो है ना, तो यस रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक, यस कैरेक्टरिस्टिक तो है। हाँ, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग फीचर, एंड द थर्ड वन इज रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर। सो यू विल बी आस्क्ड हाउ मेनी सेंटेंसेस आर करेक्ट, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो यस, रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। In multicellular organism, reproduction refers to production of progeny possessing features more or less similar to those of parents, right? Invariably and implicitly, we refer to sexual reproduction. Organisms reproduce by asexual means also. Fungi multiply and spread easily due to millions of asexual spores they produce. In lower organisms like yeast and hydra, we observe budding, a type of asexual. In planaria, flatworm, we observe true regeneration, that is, a fragmented organism regenerate the lost part of its body and becomes new organism, right? Then fungi, filamentous algae, protonym of mosses, all easily multiply by fragmentation. When it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous, same with growth, that is increase in number of cells, right? ये तो हम पढ़ लिए। We have already defined, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया मैं फिर से एक बार समझाना चाहूँगी। देखिए यहाँ पर, when it comes to unicellular organism like bacteria, यूनिसेलुलर के अमीबा, ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ओके वेल गुड। देन रिप्रोडक्शन क्या है, सिनोनिमस है विद ग्रोथ। कैसा ग्रोथ, हम एक सेल है, अगर उसका साइज इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म कंसीडर्ड एज ग्रोथ, राइट? देन अगर इफ सेल इज डिवाइडिंग टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, तो इट इज सेल डिवीजन, राइट? सेल डिवीजन, बट सेल डिवीजन इटसेल्फ इज रिप्रोडक्शन। देन इसीलिए एंड वी हैव स्टडीड दैट कि ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स और सेल डिवीजन, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो दैट इज द रीजन वी से दैट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ओके राइट? देन we have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. Hence, we notice that in single cell organism, we are not very clear about the usage of these two terms, growth and reproduction. Further, there are many organisms which do not reproduce, mules, sterile worker bees, infertile human couples, etc. Hence, reproduction is also cannot be all inclusive defining feature, defining characteristic of living organism. Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by themselves. Okay, right? Then our next slide is NCERT wala, that is metabolism. Okay, and then another characteristic of life is metabolism. All living organisms are made up of chemicals. These chemicals, small, big, belonging to various classes, size, functions, etc., are constantly being made and changed, बनते रहते and convert होते रहते, this is called turnover, and change into some other biomolecules. These conversions are chemical reactions, ये conversions को metabolic reactions बोलते रहते। Then there are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organism, be they unicellular or multicellular, all plants, animals, fungi, microbes exhibit metabolism. The sum total of all chemical reaction occurring in a body is metabolism, right? No non-living object exhibit metabolism. Okay, metabolic reactions can be demonstrated outside the cell in cell-free system, right?
Then an isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in test tube is neither living nor non-living. Hence, while metabolism is defining feature of all living organisms without exception, isolated metabolic reaction in vitro are not living things but surely living reactions. Hence, cellular organization of body is defining feature of life forms. Okay, cellular organization of body is defining feature of life form because cells में हमें क्या दिख रहा, मेटाबॉलिज्म, राइट, टर्नओवर्स दिख रहे हैं, तो हमें क्या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी को भी, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में ऐसा आया व्हाट आर द डिफाइनिंग फीचर, तो आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को करना है टिक, मेटाबॉलिज्म को एंड कॉन्शियसनेस को हमें टिक करना है. ठीक है, ओके. देन हम ये स्लाइड में हम ये कंक्लूड भी कर दिए थे. ठीक है, अवर नेक्स्ट इज okay, right. Then perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organism, हर living organism में present है, कौन सा term है वो जितना complicated है, ability to sense their surrounding or environment and respond to environmental stimuli. ये जो respond to environmental stimuli है, हम इसको ही क्या बोल रहे हैं, consciousness, which could be physical. stimuli, environmental stimuli physical भी हो सकता है, chemical भी हो सकता है and biological भी हो सकता है. We sense our environment, the sense organ. Plant respond to external factors, plant भी respond करता है, light, water, temperature and other organism, pollutant, etc. All organism from prokaryote to most complex eukaryote can sense and respond to environmental cues. Photo period affect reproduction in seasonal breeders. तो ये ना photo period लाइट का ड्यूरेशन रिप्रोडक्शन सीजनल ब्रीडर्स में अफेक्ट भी कर सकता. ग्रोथ प्लांट करता, करता बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में. इन all organism handle chemicals entering the bodies. All organisms therefore are aware of themselves. Human being is only organism who is aware of himself, that is have self consciousness. Consciousness therefore becomes defining feature of living organism. Okay, then when it comes to our last slide, when it comes to human beings, it is all more difficult to define living state. We observe patient lying in coma. हम patients को देखते हैं lying in coma, right? They are unable to respond. उनका brain dead है क्या, उन्हें पूरे dead है क्या, आप लोगों को दिखता है कि patient lying in coma. If they are dead, why are they placed in hospital? They must be अगर क्या हम डेड पेशेंट को हॉस्पिटल में रखते नहीं रखते ना, तो वाई वी कैन नॉट कंसिडर देम डेड. दिस ब्रेन डेथ है उन लोगों का, ब्रेन डेड हो गया, बट दे आर नॉट देम सेल्फ डेड, राइट. ओके, इट इज़ ऑल मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन लिविंग स्टेट. वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल्स वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स. ओके, द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड. येस, द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस. रहता क्या कोमा वाले पेशेंट को नहीं रहता, आप कुछ भी बोलो उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस ही नहीं है, तो ब्रेन डेड हो गया, कॉन्शियसनेस नहीं है. आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग? क्या है इसका आंसर? दे आर लिविंग, एब्सोल्युटली लिविंग. इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिना ड्यू टू अंडरलाइंग इंट्रैक्शंस. मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी. अब सपोज ये घर है, हम वी आर कंस्ट्रक्टिंग सम हाउस, या अगर हम घर बना रहे हैं, घर बनाने के लिए हमें क्या होना पड़ता? फर्स्ट ये है घर. I'm really very sorry for the drawing, sorry. Okay, but keep that beside, भूल जाओ आप लोग. ये है घर, ठीक है. ये घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? वॉल्स चाहिए. फर्स्ट वॉल्स, अगर वॉल्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ब्रिक्स. अगर हम ब्रिक्स को अरेंज करते जाएंगे तो एक क्या है? वॉल का शेप देगी, ठीक है, एक वॉल का शेप देगी. एंड अगर हम वॉल्स के थ्रू हम एक होम बनाएंगे, ठीक है. तो देखिए, फर्स्ट ब्रिक्स गिविंग राइज टू वॉल, देन हम वॉल के थ्रू क्या बना रहे हैं? होम. तो जो आपको होम में प्रॉपर्टी है, जो आपके होम के फीचर्स है, क्या वो वॉल में प्रेजेंट होंगे? नहीं होंगे. तो जो वॉल के फीचर्स है, क्या वो ब्रिक्स में प्रेजेंट होंगे? नहीं होंगे. तो दीज आर ऑल ड्यू टू अंडरलाइंग इंट्रैक्शंस. ये इंट्रैक्शंस क्या है? हायर, आपको क्या है? हायर लेवल्स पे आपको एग्जिबिट होते जाएंगे, ठीक है. ये आप लोग समझ गए. दैट इज इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो, in higher classes you will come to know that all living phenomena due to underlying interactions. Properties of tissues are not present in constituent cells, right, but arise as a result of interaction among constituent cells. Similarly, properties of cellular organelle are not present in the molecular content of organelle, but arise as a result of interaction among molecular components of the organelle. This interaction results in emergent properties at higher level of organization.
This phenomena is true in hierarchy of organization complexity at all levels. Therefore, we can say that all living organisms are self replicating जो खुद को replicate कर सकता, evolving, सेल्फ रेगुलेटिंग जो खुद को रेगुलेट कर सकता, इंटरैक्टिव सिस्टम केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुला. यस, वी आर कॉन्शियस, राइट? यस. सो बायोलॉजी स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बायोलॉजी स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन. हम क्या एवोल्यूशन कॉन्टीन्यूसली हम एवोल्यूशंस तो पढ़ते रहते हैं. बायोलॉजी इज स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, राइट? all living organism of present, past and future are linked to one another by sharing common genetic material but to varying degrees. Okay, ठीक है. So with this we have completed our NCERT वाला discussion also. So okay, हम लिविंग वर्ल्ड का फीचर्स ऑफ लिविंग का पार्ट कंप्लीट कर लिए. प्लीज़ आप लोग NCERT की रीडिंग करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जितना हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जिससे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स में इंटरेस्ट आता. ठीक है. विद दिस आज की क्लास वाइंड अप करते हैं. सो लिविंग वर्ल्ड का हम टॉपिक फीचर्स ऑफ लिविंग तो कंप्लीट कर लिए, NCERT भी कंप्लीट कर लिया. अब आप लोगों के ऊपर मैं टास्क छोड़ रही हूँ, दैट इज़ होमवर्क ऑफ द डे इज़ यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराऊंगी. आप लोग जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ, आप लोग वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए एंड आप लोग आपकी तरफ से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए. आप लोग सिर्फ सिंपली किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए. यू पीपल मस्ट हैव दैट हसलिंग की प्रॉपर्टी कि आप लोग हसलर्स बनो. आई वांट हसलर्स. मैं आप लोगों को यू एवरी शुड बी हसलर्स. आप लोग हसल करो एंड आप लोगों के खुद ही से आप लोग NCERT रीड करो. आप लोगों को कुछ क्वेरीज है, डाउट्स है, जो भी आप लोग मुझे क्वेश्चन करो, मैं आप लोगों की क्वेरीज का क्वेश्चन का आंसर करूँगी, आप लोगों की डाउट्स क्लियर करूँगी. ओके, ठीक है. विद दिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए आप लोग एंड विद दिस हम लोग फीचर्स ऑफ लिविंग कंप्लीट कर लिए. ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल लुक अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है. तो लेकिन आप लोग नेक्स्ट पार्ट की फ़िक्र मत करिए ज़्यादा. आप लोग जो मैं अभी पढ़ाई हूँ उसको आप लोग परफेक्ट करिए, तो आप लोग का नेक्स्ट पार्ट जब आप लोग पढ़ोगे वो परफेक्ट होते जाएगा. इंटर्न पीछे का पार्ट भी परफेक्ट होगा एंड परफेक्टली आप लोग का रिविजन्स वो सब होते रहेगा. सो ओके, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड our first class. Okay, with this I have enjoyed very much. Please आप लोग भी enjoy करते हुए पढ़िए. Okay, with this bye bye. Take care of yourself and your family. Okay, let's bring some good results together. Let's learn together and with this bye bye everyone. Let's just work to achieve our dreams. Bye bye.